Hello everyone. Today we will study the ACE inhibitor. It is the class of antihypertensive agent. We have already studied about the classification of antihypertensive drugs. Antihypertensive drug, this is the part 5, that is we will study in detail about the each categories of antihypertensive drugs. The first category is ACE inhibitors. ACE inhibitors that we have studied in classification, that ACE inhibitors, there are several ACE inhibitors. These are captopril, enalapril, lisinopril, etc. I have already told that the word that last with pril, P-R-I-L, are in the category of ACE inhibitors. ACE, generally ACE means what? Angiotensin converting enzyme. That means it basically inhibit the angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting enzyme, in the lecture of blood regulation, blood pressure regulation, I have already studied. I have already told that the angiotensin converting enzyme basically convert the angiotensin 1 into angiotensin 2, and angiotensin 2 is a potent vasoconstrictor which can constrict the smooth muscles of blood vessels, and so that peripheral resistance will increase and it will cause elevation in blood pressure. So we have to decrease the blood pressure. So what can we do here to regulate the blood pressure or lower down the blood pressure? Here we have a phenomenon to inhibit these ACE enzyme, means angiotensin converting enzyme. तो जब भी हम किसी का फार्माकोलॉजी, किसी भी कैटेगरी के फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, तो उसमें बेसिकली सबसे पहले तो हम उस कैटेगरी का एग्जांपल्स देखते हैं कि उस कैटेगरी में कौन कौन से एग्जांपल है। फिर कोई एक प्रोटोटाइप ड्रग्स लेते हैं। प्रोटोटाइप ड्रग वो होता है जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ड्रग है, मतलब कि वो सबसे पहले एक तरह से डिस्कवर हुआ है और उसके अंदर एस्टैब्लिश उसके प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो वो प्रोटोटाइप ड्रग के अंदर आता है। हियर इज प्रोटोटाइप ड्रग इज कैप्टोप्रिल। कैप्टोप्रिल इज द प्रोटोटाइप ड्रग ऑफ एस इनहिबिटर। तो सबसे पहले हमने एग्जांपल देखा, उसमें प्रोटोटाइप ड्रग कौन है, फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ते हैं कि वो कैसे एक्ट करता है, जिसकी वजह से जिस चीज के लिए हम पढ़ रहे हैं, जिस चीज के लिए हम ट्रीट करना चाहते हैं, उसको कैसे ट्रीट करता है। दूसरा, उसके बाद में फिर हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक मींस आप लोग जानते हो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये चारों चीजें कैसे होता है उस ड्रग के थ्रू, और उस कैटेगरी के जितने भी ड्रग्स है उसका कैसे एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, ये सब हम फार्माकोकाइनेटिक के अंदर पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में हमारा आता है कि थेराप्यूटिक यूजेज, क्या उसके थेराप्यूटिक यूजेज है। एक तो वो वाला थेराप्यूटिक यूजेज होता है जिस कैटेगरी में हम पढ़ रहे हैं इसे, वो तो होता ही होता है। उसके अलावे कोई और डिजीज है जिसको कि वो ट्रीट करता हो, वो होता है थेराप्यूटिक यूजेज, कि कौन कौन से डिजीज के अंदर इस कैटेगरी के ड्रग का इस्तेमाल किया जा सकता है। Then we will study about the basically adverse effect and interaction of that category of drugs. एडवर्स इफेक्ट, कोई या तो एडवर्स इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, क्या है, इंटरैक्शन दूसरे ड्रग के साथ में उसका क्या इंटरैक्शन है, उससे कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जा रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा केस है जिसके अंदर पेशेंट को ऑलरेडी और भी डिजीज है जिसके साथ साथ दवाइयाँ लेनी है, तो उसके साथ में इंटरैक्ट तो नहीं कर रहा है, कोई
फूड से तो इंटरैक्ट नहीं कर रहा है, वो कौन कौन से फूड है जिसके साथ में इंटरैक्ट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरैक्शन। तो ये जब कभी भी आपको फार्माकोलॉजी एक्सप्लेन करना है तो हम ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। सबसे पहला उनके एग्जांपल्स, उस कैटेगरी के एग्जांपल्स लेते हैं, प्रोटोटाइप ड्रग्स, देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि कैसे वो एक्ट करेगा, उस डिजीज को ट्रीट कैसे करेगा। देन हम फार्माकोकाइनेटिक स्टडी करते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, उसके बाद उसके थेराप्यूटिक यूजेज, एडवर्स इफेक्ट एंड इंटरैक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स कैसे बीपी को रेगुलेट करेगा, यानी कि बीपी जो एलिवेटेड बीपी है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन उसको कैसे रिड्यूस करेगा। तो हम ये जानते हैं कि जब कभी हमने ये देखा था कि नॉर्मली कैसे जब कभी बीपी रिड्यूस होता है हमारे बॉडी के अंदर तो जो नेफ्रॉन्स है किडनी के अंदर, जो नेफ्रॉन है वो सेंस कर लेता है इस प्रेशर, रिड्यूस प्रेशर को सेंस कर लेता है। जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन के इंपल्सेस वहाँ पे क्या है, बैरो रिसेप्टर्स लगे होते हैं और वो बैरो रिसेप्टर सेंस कर लेता है इस चीज को, और वहाँ पे क्या होता है किडनी से रेनिन एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये रेनिन एंजाइम क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 का सिक्रीशन स्टार्ट कर देगा। एंजियोटेंसिन 1 है वो प्रोएक्टिव है, ये अभी एक्टिव स्टेट में नहीं है, इसको एक्टिव स्टेट में कन्वर्ट कौन करता है, एस करता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। इसको एंजियोटेंसिन सेकेंड में जो कि एक्टिव स्टेट में है उसमें कन्वर्ट कर देता है। अब यही एंजियोटेंसिन सेकेंड क्या होता है, ये बेसिकली दो काम करते हैं, हमने पहले पढ़ रखा है कि ये एक तो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, यानी कि जो वेसल्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। कॉन्स्ट्रिक्ट करने से क्या होगा, पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाएंगे और पेरिफेरल रेसिस्टेंस इंक्रीज होने से हमने पढ़ा था कि बीपी इक्वल्स टू क्या होता है, कार्डियक आउटपुट मल्टीप्लाई पेरिफेरल रेसिस्टेंस। तो पेरिफेरल रेसिस्टेंस जैसे ही इंक्रीज होगा आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एक है रेगुलेटिंग फैक्टर पेरिफेरल रेसिस्टेंस, दूसरा ये क्या करता है, एल्डोस्टेरॉन का सिक्रीशन इंक्रीज करवा देता है जिसकी वजह से सोडियम और वाटर का रिटेंशन इंक्रीज हो जाता है और जिससे ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाते हैं और अल्टीमेटली कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा जिसकी वजह से वापस से बीपी इंक्रीज हो जाता है। तो हमें क्या करना है, इसका उल्टा प्रोसेस यहाँ पे है, क्या जो एस इनहिबिटर है ये अगर इसके जो एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन का जो एक्टिव स्टेट एंजियोटेंसिन सेकेंड है ये कन्वर्ट हो रहा है एस के हेल्प से। अगर हमने इस एसीई एंजाइम को यहाँ पे इनहिबिट कर दिया एस इनहिबिटर्स के हेल्प से, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, एस को जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है इसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया, तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो एंजियोटेंसिन सेकेंड थे वो कम बनेंगे, यानी कि डिक्रीज होने लगेगा। और इसके डिक्रीज होने से क्या क्या होंगे, सबसे पहला आउटपुट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम। जो सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली क्या कर रहा था, हमारे पेरिफेरल रेसिस्टेंस को इंक्रीज कर रहा था। पेरिफेरल रेसिस्टेंस को हमने पढ़ा था क्या, अल्फा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्मूथ मसल्स के ऊपर, वो स्मूथ मसल्स के ऊपर जो अल्फा एड्रिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, अल्फा एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स के थ्रू जो बाइंड करके कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था उसको क्या करेगा, ये लोअर डाउन करेगा। तो इससे क्या होगा, डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, इससे क्या हुआ, पेरिफेरल रेसिस्टेंस आपका डिक्रीज हो जाएगा। पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, आपका बीपी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा क्या है, यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, वैजोडायलेशन। वैजोडायलेशन जो एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो क्या है, एंजियोटेंसिन का वैजोडायलेशन सेम इसी तरह से है। पेरिफेरल रेसिस्टेंस डिक्रीज हुआ तो जो कॉन्स्ट्रिक्ट थे वो क्या हो जाएंगे, डायलेट हो जाएंगे और डायलेशन से क्या होगा,
ऑल्सो पेरिफेरल रेसिस्टेंस कम हो रहा है और इससे बीपी डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड मैकेनिज्म इज रिटेंशन ऑफ Na+ एंड वाटर विल बी डिक्रीज्ड। अभी क्या हो रहा था, एंजियोटेंसिन के हेल्प से Na+ एंड वाटर का रिटेंशन हो रहा था ब्लड वेसल्स के अंदर, लेकिन अब ये क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। रिड्यूस क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये एंजियोटेंसिन का काम था, एंजियोटेंसिन सेकंड का काम था आगे एल्डोस्टेरॉन का सेक्रेशन करवाना। एल्डोस्टेरॉन क्या करता है, वो Na+ और वाटर के सेक्रेशन को बढ़ाता है, लेकिन अगर एल्डोस्टेरॉन नहीं रहेगा तो क्या होगा, इनका रिटेंशन डिक्रीज होने लगेगा, इससे ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होने से कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होंगे और अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा बीपी रिड्यूस हो जाएगा। जो एक फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट कैटेगरीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज दैट इट विल इंक्रीज एंजियोटेंसिन सेकेंड जनरली ब्रेक डाउन दी ब्रैडिकाइनिन। ब्रैडिकाइनिन को ब्रेक डाउन करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड, जो कि आपके बीपी को बैलेंस करके रखता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर एंजियोटेंसिन सेकेंड कम प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या होगा, ये जो हमारा ब्रैडिकाइनिन है अब टूटेगा नहीं, ये इसका लेवल इंक्रीज होने लगेगा और जैसे ही लेवल इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा, बीपी को रिड्यूस कर देगा। तो इन चार मैकेनिज्म से, जो कि एंजियोटेंसिन 2 के सिंथेसिस के कम होने की वजह से हुआ है, एंजियोटेंसिन के कंसंट्रेशन के कम होने की वजह से ये चार प्रोसेसेस होंगे और जिसकी वजह से बीपी विल बी रिड्यूस्ड और एलिवेटेड बीपी विल बी डिक्रीज्ड। और यही हमें चाहिए था, हाइपरटेंशन के अंदर हमें बीपी को रिड्यूस करना था। तो ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, ये हमने यहाँ पे किया। नेक्स्ट वन इज फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एस इनहिबिटर्स। इसमें हम बेसिकली प्रोटोटाइप ड्रग जो कैप्टोप्रिल है, प्रोटोटाइप ड्रग, देखिए जब भी हम फार्माकोकाइनेटिक पढ़ते हैं तो वो किसी ड्रग का अपना स्पेसिफिक फार्माकोकाइनेटिक होगा। ये हम पूरे क्लास का नहीं बता सकते हैं कि इनका ये एब्जॉर्प्शन पैटर्न ऐसा है। कुछ चीजें सिमिलर हो सकती हैं, लेकिन ये ड्रग की अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है। हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो एक साथ बता सकते हैं, थेराप्यूटिक यूजेज भी एक साथ बता सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट भी बहुत सारे सिमिलर हो सकते हैं, लेकिन जो हमारा फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल होगा वो ड्रग स्पेसिफिक होगा, वो पूरे क्लास का सेम नहीं हो सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप ड्रग कैप्टोप्रिल का हमने यहाँ पे फार्माकोकाइनेटिक लिया है, फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी हमने यहाँ पे करना है। तो इसमें सबसे पहले एब्जॉर्प्शन, बेसिकली जो अगर हम इसका ओरली एडमिनिस्टर करवाते हैं तो 70% एब्जॉर्ब हो पाता है ये 70%, यानी कि बाकी जो 30% है वो तो या तो जीआईटी के एंजाइम्स वगैरह से डिग्रेड हो गया, मतलब जो ब्लड में 70% इसकी बायो अवेलेबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद जो प्रेजेंस ऑफ फूड के प्रेजेंस में इसकी बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फूड के साथ नहीं लेते हैं, प्रेजेंस ऑफ फूड। नेक्स्ट वन डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर बॉडी है, लेकिन ब्रेन के अंदर इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत कम है। दिस पेनिट्रेशन इन ब्रेन इज वेरी पुअर, यानी कि ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है, ब्लड ब्रेन बैरियर को ये पास नहीं कर पाता है, यानी कि ये आपके इतना ज़्यादा लिपोफिलिक ड्रग नहीं है। नेक्स्ट इज मेटाबॉलिज्म के अंदर हम ये क्या है, कुछ पार्ट मेटाबॉलिज्म होते हैं और कुछ पार्ट एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं इन अनचेंज्ड फॉर्म इन यूरिन, मतलब पूरा का पूरा ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगा, कुछ तो अनचेंज्ड फॉर्म में ही निकल जाएंगे यूरिन के थ्रू और कुछ जो है आपके मेटाबोलाइज होते हैं। एक्सक्रीशन के अंदर इसके जो टी हाफ है, जनरली ये 2 आवर्स के अप्रॉक्स इसका टी हाफ होता है, टी हाफ लाइफ टी हाफ, और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जनरली 6 to 12 आवर्स, 6 to 12 आवर्स तक इसका इफेक्ट रह सकता है बॉडी के अंदर। तो ये है कैप्टोप्रिल का
आप इसी तरह से जो बाकी के ड्रग है उनका भी इंपॉर्टेंट पॉइंट कर सकते हो सकता है बायो अवेलेबिलिटी वगैरह लगभग सिमिलर ही है इनका और बाकी ड्रग का। नेक्स्ट हम बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेज का। तो थेराप्यूटिक यूजेज में हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के अंदर ये पढ़ रहे हैं, कैटेगरी के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इसका जो एक इम्पॉर्टेंट यूज है वो तो हमारा क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में ये यूज होता है। उसके अलावे जो आपके सीवीएस के डिजीज हैं जैसे कि CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, दूसरा मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, उनके अंदर भी ये यूज होते हैं। इसका मैकेनिज्म हम जब CHF पढ़ेंगे, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे। एक इसका इम्पोर्टेंट यूज है क्या है कि अगर हम इसका इफेक्टिवनेस की बात करें तो इफेक्टिवनेस डाययूरेटिक्स के साथ इसका बढ़ जाता है। अगर हम डाययूरेटिक्स के साथ दें तो ये क्या है, पोटेंशिएशन होता है, यानी कि इसके जो इफेक्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं। विद डाययूरेटिक्स इफेक्टिवनेस विल इंक्रीज। नेक्स्ट वन इज एस इनहिबिटर्स को अगर डाययूरेटिक्स के साथ में दें तो ये जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी का मतलब है कि जैसे डायबिटीज होता है, लंबे टाइम से अगर डायबिटीज है तो उस केस में क्या होता है कि नेफ्रॉन्स, हमारा मतलब किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और वो धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जाता है। तो अगर उनको हम एस इनहिबिटर प्लस डायबिटिक्स दे रहे हैं तो उस केस में डायबिटिक नेफ्रोपैथी के प्रोग्रेशन के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। और दूसरा जो एल्ब्यूमिन यूरिया यानी कि यूरिन में एल्ब्यूमिन का प्रेजेंस है वो भी डिक्रीज होता है, ये अगर हम डायबिटिक्स के साथ में एस इनहिबिटर्स को देते हैं। उसके बाद हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो बेसिकली इसमें ड्राई कफ होता है। ड्राई कफ इसलिए होता है कि क्योंकि इस केस में क्या है, ये ब्रैडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज कर रहा है। ब्रैडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज करने की वजह से ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर ये क्या करेगा, ड्राई कफ सेंटर को ये एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ड्राई कफ होने के चांसेस होते हैं। और इसमें काइनिन्स जितने भी हैं ये आपके इंक्रीज हो रहे हैं, इसकी वजह से फीवर भी होने के चांसेस हैं। दूसरा रैशेस, और जितने भी हमारे ये हाइपरटेंसिव ड्रग है अगर हम ज़्यादा लेते हैं इसमें एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, हाइपोटेंशन होने के चांसेस है। दूसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्या है, हाइपरकैलेमिया। जब भी एस इनहिबिटर लेंगे आपको हाइपरकैलेमिया यानी कि पोटेशियम के कंसंट्रेशन बढ़ने के चांसेस होते हैं। पोटेशियम जो K+ आयंस हैं उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। अगला इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है एंजियोडेमा। एंजियोडेमा मींस जो है आर्टरीज के अंदर स्वेलिंग हो गई हुई है, जिसकी वजह से हमें क्या है, ये लिप के अंदर सूजन, माउथ के अंदर सूजन वगैरह होंगे। दूसरा अल्टर्ड टेस्ट, इसका नाम है डिसज्यूसिया बोलते हैं कि अल्टर्ड टेस्ट आपके अल्टर्ड हो जाएंगे। जो मास्क टेस्ट मास्क होगा, कुछ दूसरा टेस्ट आपको हमेशा लगता रहेगा माउथ के अंदर। नेक्स्ट इज इंटरैक्शन के अंदर जो एस इनहिबिटर के साथ अगर हम नसेल्स और डाययूरेटिक्स ये दोनों दें तो रीनल फेलियर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा इसके अंदर एस इनहिबिटर के साथ अगर हम पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स देंगे तो क्या होगा, पोटेशियम स्पेयर होंगे, यानी कि ऑलरेडी एक तो हमने पढ़ा कि क्या ये एस इनहिबिटर क्या करता है, हाइपरकैलेमिया करता है, यानी कि पोटेशियम कंसंट्रेशन, पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन ऑलरेडी इंक्रीज हो रहा है। और अगर हमने क्या किया, पोटेशियम स्पेयरिंग डाययूरेटिक्स दे दिया तो और भी ज़्यादा हमारा बॉडी के अंदर हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस, बहुत ज़्यादा पोटेशियम आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। एंटासिड के साथ अगर हम ये लेते हैं, एंटासिड बेसिकली क्या करता है, कैप्टोप्रिल की बायो अवेलेबिलिटी को और भी डिक्रीज कर देगा। वैसे हमने देखा था कितना 70% था, और ये अगर हम एंटासिड के साथ में लेंगे तो और भी इसका बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो हमने आज एस इनहिबिटर का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके फार्माकोकाइनेटिक, थेराप्यूटिक यूजेज
एडवर्स इफेक्ट और इंटरैक्शन